हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सी आई अकेडमी। और हमारा इंग्लिश का जो PYQ सीरीज़ है वो चल रहा है और वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जिन्हें भी अभी तक लग रहा है कि नहीं हुआ है और नहीं पता है, तो वो आप ऐप पे जाके आप व्यू करो एंड आप देखो कि इंग्लिश में हम जो भी करने वाले हैं अभी, और हमने एक क्लास कर चुकी है हमने इसके ऊपर, तो हम PYQ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। और ये हम क्यों लेके आ रहे हैं उसके पीछे का एक रीज़न है। पहला रीज़न तो कि PYQ इज़ द मेन थिंग कि कर लो आप, तो वो तो अलग बात होगी। दूसरा ये कि कुछ बच्चे जो होंगे ना, अभी नए होंगे, जिन्होंने इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम नहीं भी दिया हो, और बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिया होगा, बट जिन्होंने नहीं दिया होगा तो उनके लिए तो नया है ना, AEDO में नया है। तो पहली चीज़ तो ये कि उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। और हमारे लिए पता है ये कॉमन पेपर है भी नहीं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हमें इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पेपर तो मिलता नहीं है देने के लिए, और क्वालिफाइंग पेपर बन के तो ये कभी ऐसे जल्दी मिलता नहीं है। तो मोस्टली हम किस पे ध्यान देते हैं, या तो GS पे ध्यान देते हैं या मैथ्स रीजनिंग पे ध्यान देते हैं। लैंग्वेज पेपर में हम कम ही ध्यान देते हैं। तो लैंग्वेज पेपर में हम भूल भी जाते हैं कि लाइक हम कभी अगर हम एग्ज़ाम दिए भी होते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे पूछता था वो भी हमें याद नहीं रहता। तो जिन्हें नहीं भी याद है उनके लिए भी एक हो जाएगा कि PYQ अगर वो देख लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे, ऐसे ऐसे करके इसे सॉल्व करना है। और जिन्हें नहीं भी पता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, किस तरीके से होंगे, हो सकते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उन्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, और आपका टाइम जो है वो सेव होगा एग्ज़ाम हॉल में, है ना, और आप क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 जो हमारे अल्टरनेटिव्स है यानी कि ऑप्शंस है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब कि हमें जो हमारा ये वर्ड दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ये कॉन्ट्राबैंड जो वर्ड दिया हुआ है, इसका हमें क्या बताना है, प्रॉपर एक मीनिंग बताना है। क्या बताना है? मीनिंग बताना है इस वर्ड का, इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको क्या करना होगा, इन चारों में से आपको मीनिंग बताना होगा। ठीक है, ये एक तरीके से आप सिनोनिम भी बता रहे हो, क्योंकि सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम वो होता है जो एक ही मतलब अलग शब्द हो लेकिन जिनका अर्थ एक ही हो, है ना। जैसे कॉन्ट्राबैंड का जो अर्थ होगा वही अर्थ दूसरे शब्द का भी होना चाहिए, तो वो हम सिनोनिम होते हैं। और जिसका उल्टा अर्थ होता है वो हमारा एंटोनिम हो जाता है। तो यहाँ हमें बेसिकली इसका मीनिंग भी बताना है और एक तरीके से वो सिनोनिम भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है स्मगल करना, स्मगल्ड, स्मगलिंग। स्मगलिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, आसान सा शब्द है, हर जगह आप सुनते होंगे, टीवी में, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में। तो स्मगलिंग, जो स्मगल्ड होता है उसी को हम कॉन्ट्राबैंड भी बोलते हैं। पता है, ये करना चाहिए। इससे क्या ना कि आप आंसर राइटिंग भी करोगे ना तो आपके वोकैबुलरीज भी इम्प्रूव होते जाएंगे, आप ये सिनोनिम एंटोनिम करते रहोगे तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्मगल्ड हो जाएगा। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है? मीन्स गुड्स दैट आर इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली। मतलब कोई भी ऐसा गुड्स है जिसको हम इलीगली इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को हम स्मगल कहते हैं, उसी को हम कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें आपको सेम ही ये वर्ड दिया हुआ है, लीनिएंट। ठीक है, लीनिएंट ये आपको वर्ड दिया हुआ है, लेकिन आपको बताना क्या है? इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि आपको इसका एंटोनिम बताना है। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? लीनिएंट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? लीनिएंट मतलब क्या होता है? काइंडनेस। लीनिएंट मतलब क्या होता है? काइंडनेस, दयालु, दयालुता। क्या हो जाएगा?
इसका जो होगा स्ट्रिक्ट होगा। अब स्ट्रिक्ट क्यों होगा? स्ट्रिक्ट क्या होता है? अपोजिट। अगर हम स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा? काइंडनेस होगा, लिबरल होगा, है ना। लिबरल, काइंड, बिनोवेलेंट, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं? पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, है ना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट। ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो lenient मीन्स क्या होता है? मर्सीफुल, टोलरेंट, दैट एक्सपेक्टेड, है ना, देन एक्सपेक्टेड। एंड इट्स डायरेक्ट अपोजिट, मतलब इसका जो एंटीनिम होगा इज स्ट्रिक्ट, मीनिंग डिमांडिंग दैट रूल्स आर ओबेड एंड रिजिडली इन्फोर्स्ड। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि lenient क्या हमने देखा कि एक पॉजिटिव वर्ड है ना, lenient। और जैसे क्या होता है? काइंडनेस, है ना, है ना। और हमने देखा ये मर्सीफुल, और क्या हम बोल सकते हैं lenient को, है ना। और क्या बोल सकते हैं? लिबरल, लिबरल। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो क्या है कि हम मतलब बहुत आसान, जो लोग होते हैं, दयालु लोग जो होते हैं, उनके लिए ये वर्ड्स बने हुए हैं, उनके लिए ये वर्ड्स बने हुए हैं। अब इसी का जो अपोजिट होगा, जो स्ट्रिक्ट लोग होते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट बिहेवियर वाले, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट, है ना। ये क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड, यानी कि एंटोनिम। समझ में आ गया? चलो ये बताओ, इसमें आपको बताना है ये ऐसे, इसमें फिर एक आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी होगी। करेक्ट स्पेलिंग किसकी? जो ये वर्ड्स हैं लिखे हुए, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको बताना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये आपको बताना है। तो ये तो इजी है। स्कैरसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन सा वर्ड है जो स्कैरसिटी का जो सही से लिखा हुआ है? तो वो आपका ये हो जाएगा। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, वाटर स्कैरसिटी हो गई, यानी कि पानी की कमी हो गई। तो स्कैरसिटी मतलब खपत, पानी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो क्या हो जाएगा? SCARCITY, ठीक है, स्कैरसिटी। चलो तो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका अब आ गया है कौन सा क्वेश्चन? एरर वाला, एरर वाला, है ना, कि जिसमें आपको मतलब डी अरेंज करके, लाइक आपका जो है ये जो सेंटेंस होगा वो अरेंज्ड वे में नहीं होगा, वो आपको अलग तरीके से दिया होगा और ऑप्शंस में दिया होगा, और आपको ये बताना होगा कि वो सही है या नहीं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? ही वॉज। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन क्या है? वेरी काइंड, वेरी काइंड इनफ। सी ऑप्शन क्या है? टू इनवाइट मी, टू इनवाइट मी, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? नो एरर, ठीक है। अब हमने इसको A, B, C और D करके लिख लिया है। ये क्यों करते हैं पता है? ये आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये इसलिए करते हैं ना कि कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता भी होता है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें गलत क्या है, मतलब कि कौन सा जो आपका ऑप्शन है उसमें ये गलत है कि वो गलत है, हमें पता भी होता है, लेकिन फिर भी हमसे ना ऑप्शंस में टिक लगाने में गलती हो जाती है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि ए वाला ये है या बी वाला वो है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए एक बार आप ऐसे अरेंज कर लोगे ना जल्दी जल्दी में, थोड़ा जल्दी जल्दी में नहीं, मतलब थोड़ा अच्छे से कर लोगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा बेसिकली आपको करने में, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा देखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि गलत क्या हो सकता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। यहाँ तक का आपका सेंटेंस बन रहा है। इसमें गलत क्या लग रहा है आपको? क्या हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं? अगर हम लोग इसको हटा दें, इसको हटा दें हम लोग, तो हमारा ये सेंटेंस बन सकता है, ही वॉज काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। ही वॉज काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। तो आपको ये सही लग रहा है कि ये सही लग रहा है कि हम जब ये लगा रहे हैं कि ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी, कौन सा सही लग रहा है? हम बेसिकली क्या बोलते हैं जब हम इनफ बोल रहे हैं,
काफ़ी बोल रहे हैं, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि बहुत काफ़ी है, ऐसा नहीं बोलते ना, ये काफ़ी है लाइक टू डू, तो बहुत काफ़ी ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, करेक्ट। तो जब हम इनफ यहाँ पे बोल रहे हैं, इनफ बोल रहे हैं, तो उसके साथ हमें यहाँ पे वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये अननेसेसरी जो है यहाँ पे एडेड है। क्या है? अननेसेसरी एडेड है। तो ये वेरी जो होगा वो यहाँ पे एरर हो जाएगा। तो वेरी काइंड इनफ ये सेंटेंस क्या हो गया? हमारा एरर हो गया। ये सेंटेंस हमारा कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नो एरर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा ना कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। और अगर आपको आता भी होगा और अगर बाय द वे ऑप्शंस में गलती करके आ गए तो वो तो बहुत ही बुरा लगेगा भाई। फिर ये देखो दूसरा क्वेश्चन, फिर से ये भी आपका वही वाला है, नो एरर वाला क्वेश्चन ही है, मतलब एरर वाला नो एरर वाला क्वेश्चन। तो ये वाला में भी आपको वैसे ही करना है। ये थोड़ा सेंटेंस बड़ा है। क्या बोल रहा है? पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम, मतलब पुलिस ने क्लेम करा, रिपोर्ट क्लेम करा दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन हैव बीन मेड इन द लास्ट 2 months, है ना, इन द लास्ट 2 months। तो अभी तो यहाँ जगह नहीं है, टाइम लग जाएगा लिखने में भी, तो आप समझ लो ये आपका जो सेंटेंस है ये ऑप्शन ए का है। सब्सटेंशियल सीजर वाला जो सेंटेंस है वो आपका ऑप्शन किसका है? बी का है ना। इन द लास्ट 2 months वाला जो ऑप्शन है, मतलब सेंटेंस है, वो ऑप्शन सी का है। अब इसमें से क्या एरर होगा और क्या एरर नहीं होगा? बताओ, एरर होगा या नहीं होगा? अच्छा, ये हैव बीन मेड जो है ना, हैव बीन मेड, ठीक है, द सब हैव बीन मेड जो ये सॉरी, have been made जो है, the subject is substantial caesar which is singular, so the verb should be singular, has been made। ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, have हम कहाँ लगाते हैं? बेसिकली have हम कहाँ लगाते हैं? जब हम जब हम बहुत मतलब कि ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, प्लूरल चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, तो हम have का यूज़ करते हैं, और फर्स्ट पर्सन में भी यूज़ होता है। लेकिन हैज़ कैसे होता है ना, हैज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ किया जाता है, मतलब सिंगल चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना क्या बोला जा रहा है कि सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन्स या फिर बहुत सारी चीज़ों की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसको हैव नहीं लगाना चाहिए था, क्या लगाना चाहिए था? हैज़ लगाना चाहिए था। ठीक है, चलो ये देखो, ये भी वही है, आपका एरर वाला क्वेश्चन ही है ना, एरर वाला क्वेश्चन ही है। इसमें क्या है? इसमें आपका ए वाला जो सेंटेंस है, ए ऑप्शन का जो सेंटेंस है वो क्या है? एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी, और बी का क्या है? had its shared of sufferings, बी में है in the world wars। ठीक है, फिर आपको दिया क्या है? ये आपका इन द वर्ल्ड वॉर्स जो है वो आपका ऑप्शन सी है, और नो एरर जो है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, आई थिंक सो द आंसर विल बी द बी। बी विल बी द आंसर। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशंस। यस, वाई आंसर हमारा बी क्यों हुआ ये भी देख लो। had its share of sufferings, the correct idiom is had its share of sufferings। ऑलरेडी अगर हम had को पुट कर रहे हैं तो हम shared of sufferings जो है वो हमारा करेक्ट idiom नहीं होता है, इट इज इनकरेक्ट idiom। ठीक है, और had its share of sufferings which is the corrected, बिकॉज हम had ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं तो हमें shared ऐसे मेंशन करने की नीड
नहीं है, वो भी ईट्स के साथ। चलो ये देखो, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चंस आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि आपको यहाँ पे आपको पुट करना है कि इस सेंटेंस में इनमें से इन जो ये जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सा जो वर्ड है, जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जाएगा, पुट होगा। तो क्या है सेंटेंस, क्या है, सी। यहाँ पे हमने छोड़ दिया हिम एंग्रीली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी। ही मेड द फ्लोर डर्टी विद हिज मडी शूज। कह रही है कि कुछ तो कह रही है ना, वो स्कॉल्ड लिखा हुआ है, स्कॉल्ड मतलब क्या होता है, डांटना, करेक्ट, डांटना होता है। तो बोल रही है कि वो डांट रही है, किस पे गुस्सा कर रही है, मतलब गुस्से से डांट रही है, क्यों, क्योंकि उस किसी ने उसके जो फ्लोर को गंदा कर दिया अपने गंदे शूज से, ठीक है। तो यहाँ पे बात किस में हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना। हम किसी को कब डांटते हैं, जब कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ करने वाला होता है, वो हमें पता ही नहीं होता है, तो हम उसे कैसे डांट सकते हैं या उस पर कुछ उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी बोल रहा है कि किसी ने उसके फ्लोर को अपने गंदे शूज से गंदा कर दिया, तब वो जाके डांट रही है, यानी कि जो चीजें हुई हैं वो पास्ट टेंस में हुई है। तो यहाँ पे भी जो आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ऑप्शंस में दिए हुए हैं कि पास्ट टेंस में, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, स्कॉल्डेड। तो पास्ट टेंस में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, स्कॉल्डेड। तो क्या हो जाएगा, सी स्कॉल्डेड हिम एंग्रीली बिकॉज ही मेड द फ्लोर डर्टी विद हिज मडी शूज। ठीक है, चलो ये देखो, ये यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे भी आपको चूज करना है एक अल्टरनेटिव, एक वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में, सेम जो हमारा पहला वो पिछला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ो, ही वॉकड अलोंग द रोड्स वंडरिंग व्हाट हैपेंड एंड वेयर ऑल द पीपल हैड गोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट टेंस में ही बात की जा रही है, वॉकड, सॉरी सॉरी। चलो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने बताया, तो ये वाला क्वेश्चन पहले आप सोचो, क्योंकि वो सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। ठीक है, तो पहले आप सोचो, फिर मैं आपको बताती हूँ। सोच लिया, बहुत आसान है वैसे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही वॉकड ही वॉकड अलोंग द रोड वॉन्डरिंग व्हाट हैपेंड। तो कोई है जो चल रहा था रोड के साइड में, ठीक है, चल रहा था रोड के साथ साथ, और कुछ वहां पे हुआ था जहाँ पे मतलब जहाँ से हर कोई जा चुका था, वेयर ऑल द पीपल हैड गॉन। तो वो बोल रहे व्हाट हैड हैपेंड, मतलब मैंने बोली दिया आंसर, तो वहां पे क्या हुआ होगा। तो ये बेसिकली क्या है, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, सिंपल, वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा, हैड। ठीक है, हैड हो जाएगा। चलो, द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, 4 अल्टरनेटिव्स। ये सेम वही है आपका, फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन कोरेस्पॉन्डिंग टू इट। ये बताओ अब, चलो देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द क्रिमिनल वॉज लेस्ट ही शुड एस्केप। ये बताओ, ये बताओ, ये आंसर, इसका आंसर करो, इसका आंसर करो जल्दी।
देखो यहाँ पे वॉज है, सिंपल, जाओ पास्ट टेंस के साथ, क्या दिक्कत है भाई। चलो एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे ना क्वेश्चंस, कोई सिचुएशंस दिया हुआ है, कोई स्टोरी दी हुई है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट टेंस में होती है, ठीक है। आप स्टोरी राइटिंग कभी किए होगे स्कूल में, आपको ऐसे दिया होगा, एग्जाम वगैरह में भी देते थे लोग, स्टोरी राइटिंग करनी होती थी हमें कोई भी टॉपिक पे। तो बेसिकली वो हमारा प्रेजेंट टेंस में कभी होता नहीं था ना फ्यूचर, वो पास्ट टेंस में होता था। स्टोरी राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में होती है, सिचुएशंस पास्ट टेंस के होते हैं, वो हो चुका होता है चीज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पास्ट टेंस पे ही वर्क करना होता है ज़्यादातर, और आंसर वैसे ही बनते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको मीनिंग बताना है, इडियम, और जो फ्रेज हमारा जो इडियम दिया होगा उसका आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। ड्राइव होम, ड्राइव होम का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे ड्राइव होम जो हमारा दिया हुआ है उसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका मतलब, जो हमारा ड्राइव होम दिया हुआ है उसका मतलब क्या होना चाहिए। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज होना चाहिए, एम्फेसाइज होना चाहिए, हाँ। ड्राइव होम का मतलब क्या होता है, मेक अ पॉइंट और आइडिया वेरी क्लियर एंड ईजी, वेरी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी पॉइंट, कोई भी आइडिया को हम बहुत साफ सुथरा और बहुत आसान बनाते हैं कि लोग उसको समझ सके। ऑफन बाय रिपीटिंग इट और प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बार बार हम उसे रिपीट करते हैं या कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते हैं जिससे कि वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एम्फेसाइज। टू एंड इन स्मोक, ये भी आपका एक इडियम है, इसका अर्थ बताओ आप, इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ। टू एंड इन स्मोक क्या हो जाएगा, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, एंड विद पॉजिटिव रिजल्ट, डाई इन अ बर्निंग हाउस, रिस्क एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर, व्हाट विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन ना रिपीट हुई है, इसका आंसर हो जाएगा एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। अच्छा बताओ, मैं इसको मतलब थोड़ा सा मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूं। टू एंड इन स्मोक यानी कि आपका जो एंड हो रहा है ना वो धुएं में हो रहा है, स्मोक में हो रहा है, यानी कि धुआं धुआं है आपका जो अंत है वो। तो क्या उसमें कोई भी चीजें आपको दिख रही है क्लियरली, प्रैक्टिकली कुछ दिख रही है, नहीं, धुआं है। तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, ठीक है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना, ऐसे ही याद करना होता है। चलो ये देखो, द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज, इसका क्या हुआ, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब राइट हैंड को किस चीज के लिए माना जाता है, पॉजिटिविटी के लिए, और लेफ्ट हैंड को किस चीज के लिए माना जाता है, नेगेटिविटी के लिए। जस्ट मतलब बता रही हूँ, ऐसे तो ऐसा कुछ मान वान है नहीं, बट थोड़ा माइंड में होता है, सबके मेंटलिटी में होता है, दाएं हाथ से पैसे देने चाहिए, कोई चीज़ दे रहे हो तो, कुछ ले रहे हो तो दाएं हाथ से लेना चाहिए। तो पॉजिटिविटी के लिए कंसीडर करता है ना, और लेफ्ट हैंड को नेगेटिविटी के लिए कंसीडर करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, तो समझ लो कि ये कॉम्प्लीमेंट भी होगा, बट इट्स नॉट लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट। इट्स लाइक कि मैं किसी को इज्जत से बेइज्जती कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अ सबटल रीबक, अ सबटल रीबक विल बी द आंसर, इसका मीनिंग यही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट इज एन एम्बिगियस और insincere compliment that often implies a criticism, जो कि एक क्रिटिसिज्म को इम्प्लाई कर रहा है, और एक्चुअली एन इंसल्ट, जो कि कॉम्प्लीमेंट नाम का होता है बट वो एक्चुअली एक इंसल्ट कर रहे होते हैं लोग, जैसे होता है ना ताना मारते हैं लोग, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सबटल रीबक, ठीक है। चलो ये बताओ,
क्या बोल रहा है यहाँ पे, आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि आपको पूछेगा एक कोई चीज, मतलब आपको देगा, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, तो जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं या फिर जो मतलब कि कोई स्पेसिफिक चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, कोई मतलब, तो उनको क्या बोलते हैं, है ना। फोबिया मेनिया भी पूछ सकता है आपसे, तो ये क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। ये आपको जो टर्म होते हैं ना, ये टर्म्स, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स की स्टडी करने वालों को हम क्या बोलते हैं, तो हम उनको बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। एंटोमोलॉजिस्ट्स आर साइंटिस्ट हु स्टडी इंसेक्ट्स। अभी ये देखो, ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। ये भी आपका वही है, इसमें भी आपको दिया हुआ है कि आपको अर्थ दिया हुआ है और आपको उसका नाम बताना, मतलब कि होता ना कि एक वर्ड, हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े ना, एक शब्द के अनेक शब्द वाला चीज, और भी बहुत सारा चीज, मतलब कोई अर्थ दिया हो उसका नाम हो, तो उसी तरीके से ये आपको सेंटेंस दिया होता है, आपको बताना होता है कि हम किसको कह रहे हैं। तो वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब कि कोई जो प्रिटेंड करता है जो वो एक्चुअली में नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट, ठीक है, हाइपोक्राइट बोलते हैं। हाइपोक्राइट इज अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव वर्च्यूज, moral or religious beliefs, principles, etc. that he or she does not actually possess, especially a person whose actions believe stated beliefs। अब देखो ये बात यहाँ कर रहा है ना कि कुछ जैसे होते हैं ना कि हम मॉरल बातें बोल रहे होते हैं, रिलीजियस बिलीव्स रखते, प्रिंसिपल्स रखते हैं, लेकिन एक्चुअली हम खुद उस चीज को फॉलो कर नहीं रहे होते, उस चीज को पॉजेस नहीं कर रहे होते, बट वी आर डूइंग, वी आर सीइंग, तो वैसे लोगों को हिपोक्राइट बोलते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, इसका क्या हो जाएगा, अ पेपर और अ स्टोरी पोयम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड। कोई भी स्टोरी पोयम पहली बार जो हाथ से लिखा गया था, तो उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था मैनोस्क्रिप्ट। हिस्ट्री की बात हो गई यहाँ पे, मैनोस्क्रिप्ट हो जाएगा, है ना। चलो अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो ये किस तरीके के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कि ये जो आपका ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। क्या बोल रहा है, पढ़ भी लो कि अ सेंटेंस, a part of the sentence is underlined, 4 alternatives are given to the underlined part which will be improve the sentence। तो बेसिकली आपको अंडरलाइन दिख नहीं रहा होगा, मैं मतलब बता दूंगी। Part which will improve the sentence, choose the correct alternative and click the button corresponding to it। In case no improvement is needed, click the button corresponding to no improvement। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको लगेगा कि इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है, तो आप नो इंप्रूवमेंट पे टिक करोगे, पर आपको लगेगा कि इसमें इंप्रूवमेंट की नीड है, तो जो भी इंप्रूवमेंट होगा उसमें आप टिक करोगे। गॉट इट। तो सेंटेंस क्या है, द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अलाइव तो होना नहीं चाहिए, पहला बात अलाइव, तो क्या हो जाएगा, केम अप लाइव, केम एज लाइव या केम लाइव, क्या हो जाएगा, वहां पे केम अप लाइव होगा, ठीक है। चलो ये भी उसी के जैसा है, यहाँ पे क्या होगा, देयर वॉज लिटिल ही कुड डू सेव हिज बैटर्ड रेप्यूटेशन। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जो ये वर्ड है ना, जो ये वर्ड है, मतलब कि जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो ये जो बैटर्ड रेप्यूटेशन है, ये किस चीज को शो कर रहा है, he could save his battered reputation, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये शो किस चीज को कर रहा है, तो ये
सैल्वेज को शो कर रहा है, रेक को या डिस्ट्रॉय को, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैल्वेज। द सैल्वेज अ रेप्यूटेशन मीन्स to save it from ruin and this is the most appropriate word to improve a battered reputation. तो battered reputation के जगह पे हम salvage भी यूज कर सकते थे, ठीक है। पता है आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, वो इसलिए हो रही होगी क्योंकि पहले से क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको ये नो इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको अंडरलाइन करके वर्ड्स दिए होंगे, जिसका आपको देखना होगा कि उसके जगह पे ऑप्शन में दिए ऑप्शंस में से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से होता है। मेरा जो ये अंडरलाइन है लगता है कहीं चला गया है, बट मैं बता दूं कि हमने इस चीज के लिए अभी देखा था, बैटर्ड रेप्यूटेशन के लिए देखा था। तो बैटर्ड रेप्यूटेशन की जगह पे हम सैल्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, इट इज मच टू इम्पॉर्टेंट टू बी मेड अ जोक ऑफ। अभी हमें मच टू पे देखना है, मच टू पे देखना है। क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है? ये परफेक्टली करेक्ट है या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है? या आप बताओ। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि ये परफेक्टली करेक्ट है, ये पूरा सेंटेंस ही परफेक्टली करेक्ट है, ठीक है। अब किसी को लग रहा होगा कि मच टू होता है या टू मच होता है, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि टू मच भी करेक्ट है और मच टू भी करेक्ट है। हम दोनों चीजों को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि मच टू जो है वो हम एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, एडवर्ब के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। और टू मच बेसिकली हम किस चीज के लिए, किस में इस्तेमाल करते हैं? नाउन्स के साथ, है ना, नाउन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, बट बोथ आर करेक्ट, ओके। चलो इसमें भी वही है, इसमें जो अंडरलाइन जो वर्ड है वो आपका ये है, और आपको बताना है कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है या नहीं है। क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है? अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा ना वैसे बोल रही हूँ, क्या आपके कॉलगेट में नमक है? मेरा मतलब साउंड वैसा हो रहा है, नहीं, लेकिन नहीं, वो बात वो नहीं है। यहाँ आप मुझे क्वेश्चन पे बताओ कि इसमें क्या होगा। यहाँ पे जो हमने ये वर्ड को अंडरलाइन किया है, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यहाँ पे कुछ और होना चाहिए या फिर यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, इसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस क्या बोल रहा है? इफ ही वांट्स फॉर द हेल्प सेंड हिम टू मी। तो यहाँ पे डिस्टेंस का कोई ऐसा जिक्र नहीं है इस पूरे सेंटेंस में, तो यहाँ पे फार्दर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्दर हो जाएगा, है ना, फर्दर, बाद में फर्दर। तो in this context the user is referring to additional or more help which requires the word further, और farther is the typically used for physical distance। तो farther जो होता है वो दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द, और further जो होता है वो ज़्यादा, अधिक, आगे, ऐसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ही जम्प्ड ऑन द लेक। ये ऑन द जो है ये करेक्ट है यहाँ पे या इनकरेक्ट है? यहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है या नहीं है? ही जम्प्ड ऑन द लेक, तो लेक क्या है? लेक पानी है ना, मूवमेंट तो है उसमें पानी में। और ऑन द लेक, ऑन द लेक, लेक के ऊपर, ऑन द लेक होता है क्या? या लेक में यानी नदी में हम जा रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? इन, और मूवमेंट है इसमें, तो क्या हो जाएगा? इस पूरे एक्शन में मूवमेंट है ना, तो क्या हो जाएगा? इनटू द लेक, इनटू द लेक, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? ही जम्प्ड इनटू द लेक, ठीक है। तो ऑन द नहीं होगा, उसके जगह पे
into the होगा, ठीक है। चलो हाँ, ये वाला बताओ, इसमें क्या होगा? रीड द पैसेज केयरफुली। अच्छा, ये पैसेज से रिलेटेड है, तो पैसेज तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। अब वो कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन हम लेकर के आएंगे आपके लिए, वो भी करवा देंगे। लेकिन जब तक हम ये सब कर रहे हैं और इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, और आप अच्छे से उसको, और वीडियोस को आप अच्छे से रेगुलर देखो, रेगुलर बेसिस पे, और हम देखते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन मैच कर जाए तो बिल्कुल सही होगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी हम इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, हम फर्दर और देखेंगे क्लासेस को, और सारे क्वेश्चंस कराएंगे, कॉम्प्रीहेंशंस के भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ओके, बाय।